तो सर, अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कब आएगा? अभी हमने देखा, जब हम अपना मेथड चेंज करते हैं, जब हम अपना टैक्स ईयर चेंज करते हैं। मींस कि मैं पहले नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहा था। अब मैंने कमिश्नर को एप्लीकेशन दी कि मुझे स्पेशल टैक्स ईयर चाहिए। या मैं पहले स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहा था, मैंने कमिश्नर को एप्लीकेशन दी कि मुझे नॉर्मल टैक्स ईयर चाहिए, और मेरी एप्लीकेशन क्या हो गई? अप्रूव हो गई, एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, मुझे इजाजत मिल गई। तो अब क्या होगा? साथ रहेगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं जब फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहा था, नॉर्मल टैक्स ईयर मैंने कहा भाई 1 जुलाई 2016 एंडिंग ऑन 30 जून 2017। सर क्या ये नॉर्मल टैक्स ईयर है? यस सर, एंडिंग डेट 30 जून है। ये मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर है। इस नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर 2017। सर जब मैंने एप्लीकेशन दी होगी कि मुझे स्पेशल टैक्स ईयर चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मुझे जनवरी टू दिसंबर चाहिए, तो मुझे जब स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ किया जाएगा तो डेफिनेटली वो इसके बाद ही, इस टैक्स ईयर के बाद ही अलाउ किया जाएगा। इस टैक्स ईयर के बाद 1 जनवरी कब आएगी? 1 जनवरी इस टैक्स ईयर के बाद आएगी 2018 में। ऐसा ही है। 30 जून 2017 के बाद 1 जनवरी 2018 ही आएगी, और एंड होगी वो 31 दिसंबर 2018 पे। क्या ये मेरा स्पेशल टैक्स ईयर है? क्या मेरा स्पेशल टैक्स ईयर है? क्या मैं नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे चला गया? यस सर, मैं स्पेशल टैक्स ईयर पे चला गया। स्पेशल टैक्स ईयर का नाम आप लोग बता रहे हैं, देख लीजिए क्या करना है। गुड। इस एंडिंग डेट का नॉर्मल टैक्स ईयर निकालना है। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है भाई? 1 जुलाई 2018, 30 जून 2019। सर 30 जून 2019 इस एंडिंग डेट का कैलेंडर ईयर क्या है? 2019। तो ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा हो गया? 2019। स्पेशल टैक्स ईयर 2019, ऐसे ही नाम रखते हैं सर। ठीक है। अब सर आप देखें कि ये चेंज तो हो गया, कि मैं नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे मूव करके चला गया, लेकिन बीच में एक गैप है। वो गैप क्या है? 1 जुलाई 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017। ये भी तो मेरा एक टैक्स पीरियड है। ये भी तो मेरा एक टैक्स ईयर कहलाएगा। ये जो टैक्स ईयर है, जो चेंज की वजह से आया है गैप, जो नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में चेंज की वजह से बीच में गैप आ रहा है, ये मेरा कहलाता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, जो किसी ट्रांजिशन की वजह से आया। किस ट्रांजिशन की वजह से आया? कि मैं नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में मूव कर रहा था। ये ट्रांजिशन मैंने की, जिसकी वजह से बीच में एक गैप आया। बीच में एक 6 महीने का गैप आया। सर ये भी तो मेरा रिपोर्ट, इस टैक्स ईयर की भी तो इस इन 6 महीनों की भी तो मेरी रिपोर्टिंग होगी। उसको मैं क्या कहूंगा? उसको मैं कहूंगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कौन सा कहूंगा सर? 2017 ये रहा, 2019 ये रहा, बीच में कौन सा गायब है? 2018। ये इसका नाम। दिस इज दिस इज हाउ सिंपल द ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। आई बिलीव के ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्लियर होगा। ठीक है। अब मुझे ज़रा, मैं कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ, अगर मेरे पास हैं। डेफिनेटली होंगी। डेफिनेटली मेरे पास एग्जांपल्स होंगी। मैं आप लोग के साथ कुछ केसेस शेयर करता हूँ, जिसमें हम ये देखेंगे कि आप टैक्स एयर्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। मेरे बड़े हैंडआउट्स हैं, बस ढूंढना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है एक।
या आई गेस इसमें होगा। सर ये मुझे एक मेरी फाइल मिली है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सर, the tax year relevant to the period between the last full tax year to the date of the commencement of a new full tax year in case of a change of tax year with the permission of tax department, what will, आप इसको क्या कहेंगे? लास्ट फुल टैक्स ईयर मतलब 30 जून 2017 के बाद जो पीरियड स्टार्ट हो, जो मेरी एग्जाम्पल में था। और न्यू फुल टैक्स ईयर मतलब 1 जनवरी 2018 से पहले का जो बीच में जो बिटवीन गैप आ रहा है चेंज ऑफ टैक्स ईयर, वो क्या कहलाएगा सर? वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। ठीक है। कहते हैं कंपनी 31 अक्टूबर 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई, उसने अपने ऑपरेशंस 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट किए। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू ऑफ द नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है, तो अपने वो अकाउंट्स को नॉर्मल टैक्स ईयर पे क्लोज करेंगे क्या? और वो एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहे हैं टैक्स डिपार्टमेंट को, तो क्या कोई एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है उनको सबमिट करनी? नहीं सर, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टैक्स ईयर मिलता है, तो दे आर नॉट सपोज टू मेक एनी एप्लीकेशन। An application for the change of tax year has been rejected by the commissioner. The commissioner can file a review application to the FBR, बोर्ड को करेगा। ठीक है, नॉर्मल टैक्स ईयर के फीचर, स्पेशल टैक्स ईयर के फीचर्स चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। सर ये आया है एक केस। डिटरमाइन द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड मेंशन बिलो विद द एक्सप्लेनेशन। सर इसको डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं कि बताइए कि ये कौन से टैक्स ईयर हैं। पहले तो डिफाइन कर दो, उसके बाद हम नाम रखेंगे। सर ये कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर। कैसे पता सर? सर एंडिंग इसकी 30 जून नहीं है। सर ये कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर। सर एंडिंग 30 जून नहीं है। सर ये कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर, एंडिंग 30 जून है। सर ये कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर है। ये कौन सा है? स्पेशल टैक्स। सर नाम कैसे रखेंगे सर? स्पेशल टैक्स ईयर का रेलेवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर और उस नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर। तो ये किस नॉर्मल टैक्स में आ रहा है? 30 जून 2021 के बीच में आएगा, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2021। ये स्पेशल टैक्स ईयर 2022। ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2018। ये आपका स्पेशल टैक्स ईयर 2019। ये आपका स्पेशल टैक्स ईयर 2021। ठीक है सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे नंबर पे। ठीक है, और ग्रुप में भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं किसी भी कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा टैक्स एयर का कॉन्सेप्ट, सेक्शन 74। एक नज़र ऑर्डिनेंस देख लेते हैं कि ट्रांजिशनल टैक्स एयर मैंने कवर करा दिया। ठीक है, चेंज कैसे होना है पूरा मेथड हमने देख लिया। तो सेक्शन 74 हमने एक अच्छे तरीके से कवर किया है। आई नो थोड़ा सा मेरा पेस फास्ट था क्योंकि हमें अपने मेन एरिया की तरफ आना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था क्योंकि मैंने बताया ना ये टेस्ट हो चुका है आपके एग्जाम में। तो टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सर आइए, हमने क्या कहा था कि हमने सेक्शन 4 में से एक चीज को किल कर लिया है, वो चीज थी टैक्स एयर। आई होप कि अब टैक्स एयर क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं रेट्स की। ठीक है, रेट से पहले मैं जस्ट पर्सन सेक्शन 80 बताऊंगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कितने परसेंट है। उसके बाद फिर मैं रेट समझाऊंगा। फिर हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे अपना रेजिडेंशियल स्टेटस का। देन फिर हम मूव कर जाएंगे अपनी टैक्सेबल इनकम, जिसमें सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज कवर करेंगे। सर हमने कहा सेक्शन 4 में कि एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम, उसकी टैक्सेबल इनकम एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर की। अब आपको टैक्स ईयर क्लियर होगा कि अगर नॉर्मल टैक्स ईयर हो तो उस नॉर्मल 30 जून
1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की जो भी टैक्सेबल इनकम होगी उस पे हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे और उस पर्सन की इनकम टैक्स को कंप्यूट करेंगे। अगर स्पेशल टैक्स ईयर है तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की जो भी टैक्सेबल इनकम होगी उस पर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। आंसर जो आएगा वो हमारा इनकम टैक्स होगा। तो सर सवाल ये है कि पर्सन होते कितने हैं। सेक्शन 80 जिसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने बताया पर्सन्स कितने होते हैं, लिख लीजिए देयर आर 7 persons in income tax ordinance 2001। सर नोट कर लें मेरे साथ। पहला पर्सन है इंडिविजुअल, दूसरा पर्सन है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। सर गौरतलब बात है यहाँ पे पर्सन लिखा है, इंडिविजुअल नहीं लिखा। पर्सन का मतलब ये जो मैं 7 पर्सन लेके लिख रहा हूँ इनका कॉम्बिनेशन ज्वाइंट वेंचर। सर दो इंडिविजुअल आपस में कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहलाएगा। सर एक एओपी मतलब एक ऑलरेडी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो किसी इंडिविजुअल के साथ मिलके काम कर रही है तो ये भी एक एओपी कहलाएगी। सर दो एओपीज आपस में मिलके काम कर रही हैं वो भी एओपी, एक तीसरी एओपी कहलाएगी। एक इंडिविजुअल एक कंपनी के साथ मिलके काम कर रहा है एओपी। दो कंपनीज आपस में मिलके कोई काम कर रही है, जॉइंट वेंचर कर रही है, एओपी एसोसिएशन ऑफ, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ पर्संस लिखा है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल नहीं लिखा। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस में। तीसरा सर, तीसरा पर्सन एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंपनी। चौथा पर्सन फेडरल गवर्नमेंट। सर फेडरल गवर्नमेंट को भी एक पर्सन कहा गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। सर फॉरेन गवर्नमेंट को भी एक पर्सन कहा गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। छठी टाइप ऑफ पर्सन सर पॉलिटिकल सब डिविजन्स। सर ये क्या होते हैं पॉलिटिकल सब डिवीजन? सर आसान भाषा में जल्दी से कवर करेंगे। पॉलिटिकल सब डिवीजन का मतलब आपकी एम्बेसीज। सर किसी कंट्री में एम्बेसी बोला जाता है, किसी कंट्री में एम्बेसी नहीं बोला जाता। जर्मन काउंसलेट कहा जाता है, ठीक है। काउंसलेट कह रहे हैं, एम्बेसी कह रहे हैं, तो हमने एक ऐसा वर्ड निकाल लिया जिसमें हर आप कुछ भी कहें एम्बेसी को किसी भी नाम से बुलाए हमारे लिए वो आप पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट कहलाएगी, ठीक है। और वो भी एक पर्सन की हैसियत रखता है। और आखिरी में हम कहते हैं पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO, यूनिसेफ वगैरह, ये भी इनको भी एक पर्सन कहा गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। देयर आर 7 पर्सन, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम हमारा जो एरिया ऑफ लर्निंग है वो है ये इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। सर ये डिस्कस करना मुझे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं अब जो टैक्स रेट डिस्कस करने लगा हूँ आपके फर्स्ट शेड्यूल के, वो समझाने के लिए मुझे ये बताना ज़रूरी था। सर हमने क्या कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए क्या क्या है? एक इंडिविजुअल, एक एओपी और एक कंपनी। फर्स्ट शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल में मुझे रेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। किस किस के लिए? इंडिविजुअल के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए और कंपनी के लिए। तो सर कंपनी के लिए जो रेट है वो तो आप वाकिफ ही होंगे, 29% गिवन है। और स्मॉल कंपनी का 20% रेट है, आई गेस सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको मैं कंफर्म कर लूंगा, 20% और शायद 21%। 20%, आई होप, आई बिलीव 20%। ठीक है, इसको हम कंफर्म कर लेंगे कमिंग क्लासेस में जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो इसके लिए तो मेरे पास फ्लैट रेट है। अब आपकी इनकम कंपनी की, किसी एक कंपनी की इनकम 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, कुछ भी हो, 100 मिलियन हो, कुछ भी हो, उस पे एक फ्लैट टैक्स रेट लगेगा 29%। 1 लाख इनकम है तब भी 29%, 1 करोड़ इनकम है तब भी 29% टैक्स देना है, 10 करोड़ इनकम है तब भी 29% टैक्स देना है। ठीक हो गया। सर एओपी के लिए
जो रेट्स गिवन है वो है प्रोग्रेसिव रेट्स। और ये प्रोग्रेसिव रेट्स कहाँ गिवन है? डिवीजन 1 के टेबल 1 में गिवन है। ठीक है, हम टेबल ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट शेड्यूल पे हम पहुंच जाते हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट शेड्यूल जहाँ पे सब रेट्स गिवन है, सिर्फ रेट्स गिवन होंगे। वेरियस रेट्स हैं, लेकिन हमारे लिए जो अभी इम्पोर्टेंट है वो हम वो देखेंगे। फर्स्ट शेड्यूल का डिवीजन 1। ये रहे जी। ये है जी आपके सामने टैक्स रेट्स। स्मॉल कंपनी का 20% है, अभी कंफर्म हो गया। ठीक है, और 29% अदर देन कंपनी, स्मॉल कंपनी। ठीक है, फिर मैंने कहा सर एओपी के लिए जो आपको टैक्स टेबल गिवन है वो है टेबल 1। ये रहा टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी। एओपी, ठीक है, ये है रेट एओपी के। अच्छा, ये जो टेबल है जो अभी आपकी स्क्रीन पे है, ये एओपी के ऊपर एप्लीकेबल है और इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। इंडिविजुअल के केस में मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए मुझे डिस्कस करना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इंडिविजुअल के लिए दो टेबल गिवन है, एक तो वही टेबल 1, एक तो यही टेबल 1 एओपी वाला, दूसरा है टेबल 2। और इन टेबल को इंडिविजुअल के लिए हम नाम देते हैं नॉन सैलरीड। इट मींस कि एओपी पे नॉन सैलरीड वाले रेट्स लगेंगे, और टेबल 2 को हम कहते हैं सैलरीड केस। सर अगर हम इंडिविजुअल की कंप्यूटेशन कर रहे हैं और टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए टैक्स रेट्स यूज करने हैं, तो मैं कौन सा टेबल यूज करूंगा, टेबल 1 और टेबल 2, डिपेंडिंग ऑन दी इनकम, कि वेदर उसकी इनकम सैलरीड केस में फॉल कर रही है या नॉन सैलरीड केस में फॉल कर रही है। सर कंपनी की अगर मुझे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है, मुझे कोई टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट 29% लगाना है। एओपी की मुझे कोई टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी है, मुझे किसी टेस्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मुझे टेबल 1 जो नॉन सैलरीड का रेट टेबल है वही यूज करना है। लेकिन इंडिविजुअल की अगर मुझे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा, पहले मुझे एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, वो टेस्ट क्या है? वो ये टेस्ट होगा कि वेदर मैं ये देखूं कि वेदर ये इंडिविजुअल एक सैलरीड इंडिविजुअल है या एक नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। सर ये कैसे पता चलेगा? ये भी मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास ईवाई से मुझे सैलरी मिलती है, ठीक है, और ईवाई के अलावा मैं टीचिंग करता हूं तो वहां से मेरे पास इनकम आती है, अदर सोर्सेस, अदर हेड ऑफ इनकम से, मतलब कोई भी इनकम हो सकती है सैलरी के अलावा। सैलरी के अलावा चार हेड्स बचते हैं, मैंने इन चारों को एक जगह सम अप किया हुआ अभी आपको समझाने के लिए। मैं कुछ केसेस बनाऊंगा जिससे मैं आपको समझा सकूं कि ये कौन सा केस है, किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा। पहले केस में मैं कह रहा हूं कि मेरी सैलरी है लेट से 2.5 लाख, एंड अदर सोर्सेज जो हैं वो हैं लेट से 7.5 लाख। तो टोटल मेरी टैक्सेबल इनकम है 1 मिलियन की। दूसरे केस में मैं कह रहा हूँ कि सर मेरी सैलरी है 5 लाख, अदर सोर्सेज भी है 5 लाख, एज ए रिजल्ट टैक्सेबल इनकम मेरी 1 मिलियन। अगेन आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तीसरे केस में मैं कह रहा हूँ कि मेरी सैलरी है, अल्लाह मेरी जुबान मुबारक करे, 7.5 लाख रुपए और अदर सोर्सेज हैं 2.5 लाख, तब भी मेरे पास टोटल इनकम मेरी कितनी है? 1 मिलियन। चौथे केस में मैं कह रहा हूँ कि मेरी सैलरी हो गई है 8 लाख और अदर इनकम है 2 लाख। मैंने हर केस में टैक्सेबल इनकम कांस्टेंट रखी है ताकि समझाने में आसान। सर वेदर केस 1 में सैलरीड के रेट लगेंगे या नॉन सैलरीड के रेट लगेंगे, ये मैं कैसे पता करूंगा? मैं ये देखूंगा कि मेरी सैलरी की परसेंटेज ओवर टैक्सेबल इनकम कितनी है। यहाँ कितनी है सर? 25%। तो ये केस मेरा कहलाएगा नॉन सैलरीड। और जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, तो मैं कौन सी टेबल यूज करूंगा? टेबल 1। राइट। इसी तरीके से यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनेट निकालता हूँ, तो मेरी परसेंटेज कितनी बनती है सैलरी की? 50%। अगेन नॉन सैलरीड केस टेबल 1 यूज होगा। सर यहाँ पे मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो मेरी बनती है 75%। अगेन नॉन सैलरी टेबल 1 यूज होगा। सर क्योंकि लॉ ने कहा है कि जब आपकी सैलरी इनकम 75% से ज्यादा हो तब आप टेबल 2 यूज करेंगे। फोर्थ केस में क्या हो रहा है? मेरी टैक्सेबल सैलरी जो है वो 80% है ओवर टैक्सेबल इनकम। अब ये मेरा केस है सैलरीड इंडिविजुअल का, और मैं टैक्स रेट्स टेबल कौन सा यूज करूंगा? टेबल 2। दिस इज हाउ वी डू वी कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। पहले हम एक टेस्ट करते हैं कि वेदर सैलरीड है नॉन सैलरीड। अगर 75% से ज्यादा सैलरी इनकम अगर 75% से एक्सीड करती है, सैलरी ओवर टैक्सेबल इनकम अगर 75% से एक्सीड करती है, तो वो मेरा सैलरीड केस कहलाता है और टेबल 2 यूज होगा उसकी टैक्स लायबिलिटी के लिए। अगर 75% या उससे कम है तो वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, उसके लिए टेबल 1 यूज होगा। ये रहे टेबल। यहाँ क्या लिखा उसने? टेबल 1 में क्या लिख रहा है? रेट्स फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी। ठीक है, अब आइए टेबल 2 पे। ये टेबल 2 है, ये टेबल 2 है। उसके लिए क्या लिखता है कि where the income of an individual chargeable under the head salary exceeds 75%, exceed 75%, तो फिर ये टेबल यूज होगा, जिसको मैं टेबल 2 कह रहा हूँ। ठीक है, तो आई बिलीव कि हमने हमारे सेक्शन 4 से पर्सन को डिस्कस किया। पर्सन से रिलेटेड रूल्स हैं वो अभी हमारे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। टैक्सेबल इनकम को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर देंगे, सैलरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वगैरह। टैक्स एयर हमने कवर कर लिया है, और टैक्स रेट्स का मैंने कॉन्सेप्ट दिया है जो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं रिलेटेड टू पर्सन 81, 82, 83 रेजिडेंशियल स्टेटस वो कवर करेंगे, एंड राइट आफ्टर दैट हम टैक्सेबल इनकम का एरिया स्टार्ट कर देंगे। आई बिलीव कि यहाँ तक जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं गिवन कॉन्टैक्ट नंबर 0308250403। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन रीच मी आउट, और मैं ग्रुप में भी अवेलेबल होता हूँ, तो आपकी इंशाल्लाह क्वेरीज को रिस्पॉन्स करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हमेशा अपनी क्लास को अख्ताम करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।